नमस्कार साथियों त्रिभुजों के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है। 2 क्लासें मैं सिर्फ क्वेश्चन से संबंधित करा चुका हूं जो त्रिभुज से संबंधित हैं। इससे पहले भी त्रिभुज से कई क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं जिनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपने अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार पिछली क्लासें जाके जरूर देखिएगा। आज की जो क्लास है वो भी त्रिभुज से संबंधित ही है, जिसमें हम त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि एक त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ है। एक त्रिभुज है एबीसी, इस त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ है। कोई बिंदु दे रखा है हमको, ओ है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दे रखा है? तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। बस इतना दे रखा है, पूछा है कि फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो 2 ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए कि ओ ए, पहला ऑप्शन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेकेंड है हमारा कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे पूछा कि बताइए इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा सत्य है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं। मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज एबीसी मैंने ले लिया। यह त्रिभुज ए बी और सी। अब ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि अभ्यंतर में यानी अंदर कोई बिंदु ओ है। मैंने ये अंदर बिंदु मान लिया ओ, ठीक है। अब बी को ओ से मिलाया, ए को ओ से मिलाया, ओ को सी से मैंने मिलाया, अपनी तरफ से मिला दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है ओ ए ओ बी प्लस ओ सी सिद्ध नहीं करना, मतलब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा सत्य है। तो एक चीज हम जानते हैं या एक नियम हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। अर्थात मैं बात करूं त्रिभुज ए बी सी की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो त्रिभुज एबीसी में अगर 2 भुजाएं ले लूं मैं, त्रिभुज भुजा ए बी और भुजा ए सी, तो भुजा ए बी प्लस भुजा ए सी, इन दोनों का योग किस भुजा से अधिक होगा? तीसरी भुजा यानी बीसी से अधिक होगा। बिल्कुल अधिक होगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ले लूं मैं ए बी प्लस बी सी, तो ये ए सी से अधिक होगा, ये हमने पढ़ा है। तो इसका यूज करते हुए मैं बात करूं, यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज बी ओ सी। तो सर्वप्रथम मैं बात करूं त्रिभुज ए ओ बी यानी इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ए ओ और बी, इस वाले की। त्रिभुज ए ओ बी में 2 भुजा यानी ए ओ प्लस बी ओ, क्या क्या ए ओ प्लस बी ओ इज ग्रेटर देन ए बी, यानी ए बी से बड़ी होंगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे होंगी। अब त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में इस पे भी क्या होगा? 2 भुजाएं, तीसरी भुजा, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो AO प्लस OC इज ग्रेटर देन किससे? AC से, बिल्कुल होंगी। इसी प्रकार से मैं अगर देखूं तीसरा त्रिभुज, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में BO प्लस OC, BO प्लस OC इज ग्रेटर देन BC। यहाँ पे इसे समीकरण नंबर 1 मान लें, इसे 2 मान लें, अगर इसे 3 मान लें। मैं अगर बात करूं कि समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, अगर मैं समीकरण 1 व 3 को जोड़ देता हूं, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर कर देता हूं तो क्या आएगा साथियों? AO प्लस BO क्या है यहाँ पे देखिए, AO प्लस BO प्लस AO प्लस OC, AO प्लस OC प्लस BO प्लस OC, BO प्लस OC, और ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन लगा दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या है, AB प्लस AC प्लस BC, यानी इस साइड वाले अलग जुड़ जाएंगे। तो AB प्लस AC प्लस BC, AC प्लस BC। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 बार तो AO आ रहा है ना, 2 बार ही BO आ रहा है और 2 बार ही OC आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर इसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? देखिए 2AO प्लस
2BO। अब 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया ऑलरेडी, ध्यान रखना अब सबको बार बार नहीं लिखूंगा मैं। तो 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो क्या लिख सकता हूँ, 2 को बाहर लेके 2AO प्लस BO प्लस OC, ये सब 2 बार आ रहे थे इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया और इनको अंदर लिख दिया। ग्रेटर देन कितना है, AB प्लस AC प्लस BC जी। अब इस 2 का क्या करेंगे, इधर भाग दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा AO प्लस BO प्लस OC ग्रेटर देन 1/2 AB प्लस AC प्लस BC। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ चुका होगा। क्या किया है हमने, त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है तो कौन सा कथन सत्य होगा, ये प्रश्न था हमारा। हमने त्रिभुज बनाया, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु लिया, फिर बी को O से मिलाया, सी को O से मिलाया, ए को O से मिला दिया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये हमने पढ़ा है। और एक और पढ़ा था, कौन सा, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। अंतर तो कम होता है लेकिन योग अधिक होता है, यानी त्रिभुज की अगर दो भुजाओं का हम योग करें तो तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका उपयोग करते हुए हमने इसको हल किया तो हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। आगे समझे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। जी, अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में दो त्रिभुज दे रखे हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में, त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में क्या दे रखा है, बीसी बराबर ईएफ, बीसी बराबर तो ईएफ दे रखा है, बीसी बराबर ईएफ, एसी बराबर डीएफ, एसी बराबर डीएफ, ये भी दे रखा है। हो तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ कब सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ कब हो सकते हैं। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से बताना होगा आपको भाई कब सर्वांग सम होंगे। तो मैं तो सीधा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ऑप्शन लिखने की क्या जरूरत है नहीं है। यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है कि ये कब सर्वांग सम होंगे, ये दो चीजें हमें दे रखी है। एक तीसरी चीज की जरूरत और पड़ेगी हमें सर्वांग समता के लिए। तो मैं सबसे पहले त्रिभुज बना लेता हूं। तो त्रिभुज बनाया मैं, त्रिभुज ए बी सी, और एक और त्रिभुज मैंने बनाया त्रिभुज डी ई और एफ, ठीक है। अब हमें दे रखा है बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ दे रखा है। तो अब वैसे तो अगर ए बी बराबर डी ई हो जाए तो भी सर्वांग सम होंगे, लेकिन देखिए चलिए मैं ऑप्शन एक बार लिख लेता हूं क्योंकि इसमें ऑप्शंस के ऊपर ही निर्भर करेगा। तो पहला ऑप्शन आपको इसमें दे रखा था कि जब कोण ए बराबर डी हो, कोण ए बराबर कोण डी हो। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा था कोण बी बराबर ई हो, कोण बी बराबर कोण ई हो। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि कोण सी बराबर एफ हो, कोण सी बराबर कोण एफ हो। ये तीन ऑप्शन आपको इसमें दे रखे थे जी। अब बताइए मुझे कि आपको ये भुजा और ये भुजा दे रखी है बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दे रखी है बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ कब सर्वांग सम होंगे। इन तीनों कंडीशंस में से किसको लागू किया जाए। हम जानते हैं कि भुजा कोण भुजा नियम से, किस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, यानी दो भुजाओं के मध्य का कोण, दो भुजा बराबर हो और उनके मध्य का कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम हो सकते हैं। तो अगर कोण सी बराबर कोण एफ अगर बराबर हो जाए, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ के। भाई ना तो कोण ए बराबर कोण डी कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मध्य वाला कोण ही समान होना चाहिए। तो भुजा कोण भुजा नियम से
दो भुजाओं के मध्य का कोण क्या होना चाहिए, समान हो, तभी जाके ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांग सम हो सकते थे। ऑप्शन के हिसाब से कोण सी बराबर कोण एफ हमारा सही आंसर होगा। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जी, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, एक आकृति दी गई है। दी गई आकृति में सबसे पहले मैं वो आकृति ही बना देता हूं। आकृति त्रिभुज की है, ठीक है। ये हमारी एक आकृति है, त्रिभुज ए बी और सी। इसके अंदर भी कुछ बनाया हुआ है ऐसे करके कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का दे रखा है, ये भी 90 डिग्री का दे रखा है। उसके साथ ही क्या दे रखा है, यहाँ पर ये m है, यहाँ पर ये n है। अब क्या क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं कि दी गई आकृति में जो सामने दिख रही है आपको, BC का मध्य बिंदु L है, ये वाला है। BC का मध्य बिंदु L है, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, अर्थात BL बराबर LC आपको दिया हुआ है। ठीक है सर, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और LM लंब AB, LM लंब AB, LM किस पे लंब है, AB पे लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है सब। और LN लंब AC, और ये LN किस पे लंब है, AC पे लंब है, तो ये भी यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों तरफ ही बनाएगा, ठीक है। भाई ये इस पे लंब है और ये इस पे लंब है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है, LM बराबर LN, ये और दे रखा है हमें कि LM बराबर LN, ये दोनों बराबर हैं, LM बराबर LN, ये दे रखा है, ठीक है। तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब निम्नलिखित कथनों को भी लिख देता हूं मैं। पहला है आपके लिए, कौन सा कथन सत्य होगा? तो पहला है AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB बराबर AC, AC बराबर BC। दूसरा AC बराबर BC और AB बराबर BC, AB बराबर BC। ये तीन कंडीशंस आपको दे रखी हैं, हमको ये सब कुछ दे रखा है और पूछा है कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो ध्यान दीजिए सर कि यहाँ पर जो एक त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको हम देखते हैं। त्रिभुज BL, अगर M को मैं देखूं तो आप ध्यान दीजिए, BL बराबर LC, एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है। ये क्या है, भुजा बराबर है। ये इनका क्या है, मध्य बिंदु हमको दे रखा है, ठीक है। अब त्रिभुज, हाँ जी, और ये भुजा बराबर है दोनों। अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज किधर से भी ले लीजिए, त्रिभुज BML कर देता हूँ मैं ना, त्रिभुज BML तथा त्रिभुज CLN में, यहाँ पे हम देखते हैं दोनों त्रिभुजों में, तो इनमें हमें सर्वांग सम करने पड़ेंगे। यानी ये दो कोण है ना, ये हमको कैसे भी करके क्या करने पड़ेंगे, कोण क्या कर लाने हैं हमको, ये दो वाले कोण क्या करने हैं हमको, बराबर करने हैं कैसे भी करके। तो ये दो वाले तो कोणों को अगर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। अब आप देखिए हमको क्या दे रखा है, सर हमको दे रखा है कि LM बराबर क्या है, LN है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात मैं कोई त्रिभुज लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ मैं दे देता हूँ भाई AB, ये त्रिभुज ABC, AB बराबर AC है, तो ये वाले कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, मैंने बता दिया आपको। तो जब ML बराबर LM है तो इनके सामने वाले कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यानी कोण B बराबर कोण C होगा कि नहीं होगा? कोण B बराबर कोण C होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप देख सकते हो ये कोण B बराबर क्या है, कोण C है। कोण B बराबर क्या है, कोण C है। मान गए इस बात को? बिल्कुल मान गए होंगे।
वैसे भी अब ये कौन सा, देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कैसे? समकोण कर्ण समकोण कर्ण भुजा नियम से। किससे? समकोण कर्ण भुजा नियम से। वैसे भी हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, जब हमको इतना पता चल गया नहीं कोण बी बराबर कोण सी है, तो अब एक बड़ा अब बड़े त्रिभुज में भी यही नियम लग जाएगा भाई, जब भुजाओं के सामने वाले कोण क्या, समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका उल्टा भी सही है, समान कोणों के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है? समान होती हैं। ये बात मानते हो आप? बिल्कुल मानते होंगे। तो कोण बी के सामने कौन सी भुजा है? कोण ए सी, सॉरी भुजा ए सी। और कोण सी के सामने कौन सी भुजा है? भुजा ए बी। तो हम यहां से देख सकते हैं, अतः ए बी बराबर ए सी। चलिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हमें एक त्रिभुज दे रखा था, हमें दे रखा था एम एल बराबर एल एम, एम एल बराबर एन एल, ये दे रखा था। ये दोनों बराबर हैं। हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज एम बी एल में, एन एल सी में, एम एल के सामने का कोण बी है और एन एल के सामने का कोण सी है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये भुजाएं समान हैं। अब ये कोण जब बराबर हैं तो हम ये भी जानते हैं कोणों के सामने वाली भुजाएं भी समान होती हैं। तो कोण बी के सामने भुजा है ए सी और कोण सी के सामने भुजा है ए बी। तो ए बी बराबर ए सी मैंने लिख दिया, बस इतना समझना था। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ए बी बराबर ए सी। चलिए, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जी, अगला एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। एक त्रिभुज दे रखा है, ये वाला ऐसे 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 त्रिभुज दे रखा है। चलिए, और यहाँ से लेके जी इस प्रकार से कुछ त्रिभुज दे रखा है। ये है यहाँ पे एफ, चलो इसको कुछ भी मान लो, इससे क्या फर्क है? सी डी बी ई, डी बी ई, यहाँ पर क्या रह गया? ए रह गया ना, ए दे देते हैं इसको, ठीक है जी। ये त्रिभुज दे रखा है और क्या दे रखा है कि भाई ये ई एफ किसके समान है? बी सी के। ई एफ किसके समान है? बी सी के। और ये वाला कोण, और कौन सा? ये वाला कोण, ये क्या है? बराबर है। तो जो दिया है मैं एक बार लिख के भी बता देता हूं कि ए ई बराबर डी बी। क्या दे रखा है हमको? दिया क्या है? ए ई बराबर डी बी, जो दिया है वो लिख रहा हूं मैं। ए ई बराबर डी बी और सी बी बराबर ई एफ, सी बी बराबर ई एफ, ये भी दिया है। और कोण ए बी सी बराबर कोण एफ ई डी, कोण ए बी सी बराबर कोण एफ ई डी, एफ ई डी, ये दिया है। और क्या पूछ रहा है कि तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो मतलब अब सबसे इनमें क्या समरूप, वो सर्वांग समता सिद्ध करवाना चाहता है कि कौन सा सर्वांग सम रहेगा फिर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपके लिए दे रखा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है डीईएफ के, त्रिभुज डीईएफ के। सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है ईडीएफ के, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज ईडीएफ के, ईडीएफ के। इन दो ही ऑप्शन को रख लेते हैं, ठीक है। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये हमको दिया हुआ है। अब क्या दिया है? ए ई बराबर डी बी और सी बी, सी बी क्या है? सी बी बराबर ई एफ, ये मैं बता दिया। और कोण बी बराबर कोण ई, ये हमको दिया हुआ है। अब बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले इसको इनमें से कौन सा सत्य है इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी। मैं बात करता हूं यहाँ पे भुजा ए बी की, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी की कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करते हैं कि ए बी
ए बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए आप। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ ए बी की जगह ए डी में से अगर बी डी को घटा दूं तो ए बी निकल के आ जाएगा मेरा। ए बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ महानुभावों कि अगर मैं इस ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ कि पूरे इस ए डी में से अगर इसको मैं घटा दूं तो ये भी निकल के आ जाएगा। आप कहोगे सर हाँ निकल के आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं ए बी बराबर ए डी माइनस बी डी कर देते हैं। क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ए बी बराबर ए डी माइनस बी डी कर दिया मैंने, ए डी माइनस, अब बी डी को क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए यहाँ समीकरण नंबर 1 देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं। यहाँ समीकरण नंबर 1 से इस बी डी या डी बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं बी डी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये बी डी है ठीक है। अब बताइए बी डी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए ही लिख सकता हूं ना, दिया हुआ है लिख सकता हूं सर। मैंने यहाँ बी डी की जगह क्या लिख दिया, ए ही, जो हमको दिया हुआ है, इसे समीकरण नंबर 1 ले लीजिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक इसका काम हो गया ए बी का, अब ई डी की जगह, अब ई डी का ध्यान दीजिए ई डी। अब बताइए कि ई डी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ई डी की जगह क्या लिख सकता हूं। अब क्या करते हैं हम, इस ए डी में से क्या घटाना है, ए डी माइनस ए डी माइनस ए ई अगर मैं करूं, भाई मुझे ए डी का मान निकालना है, इस पूरी ए डी में से अगर ए ई को घटा दूं तो ए डी निकल के आ जाएगा सर। समीकरण नंबर 2 ए डी माइनस ए ई और ए डी माइनस ए ई, ए बी बराबर भी यही है और ई डी बराबर भी यही है। अब मैंने क्या निकाला यहाँ पे, मैंने अर्थ निकाल लिया क्या कि भैया ए बी बराबर क्या होगा, ई डी होगा, ये मैंने ज्ञात कर लिया, यानी ए बी बराबर ई डी। तो ये दो भुजाएं भी क्या हैं, बराबर हैं, मैंने ये सिद्ध कर लिया। और दो चीज तो हमको दे ही रखी थी, क्या, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाला कोण, ये वाला कोण। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी की, क्योंकि वो एक तरफ तो वो तो दे ही रखा है हमें, है ना। अब त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग होगा, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी हो तो आप बता दोगे। अब त्रिभुज ए बी सी की, यहां से ए स्टार्ट किया है तो इधर कहां से स्टार्ट करेंगे हम, दूसरा त्रिभुज है हमारा, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, और त्रिभुज यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे, कहां से स्टार्ट करें बताइए, डी से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहां से, डी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर यहां से स्टार्ट करते, बी से स्टार्ट करते तो यहाँ ई से स्टार्ट करना पड़ता। आगे समझ बात, ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, डी से। त्रिभुज डी, आगे कौन सा लें, बी, बी कहां है, ये रहा बी, बी वाला कोण ये है, तो दूसरे वाले त्रिभुज में वो कोण कहां पे बन रहा है, इस पे, तो ई, और बचा क्या, एफ, ऐसे ही लिख दो उसको भाई, एक ही बचा है अब तो त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज डी ई एफ के। हमने पता किया था कि भाई ए बी बराबर क्या है हमारा, ई डी है, ये तो हमने बस पता कर लिया एक, ये पता करने के बाद ही हमें तीनों चीज पता चल गई भाई। कौन सी, दो भुजाएं हैं बराबर, उनके मध्य का कोण, उनके मध्य का नहीं मतलब दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, दो त्रिभुजों में, अलग अलग त्रिभुजों में। अब बस हमें ये सेट करना है कि इनको लिखना कैसे, ए बी सी हमको दे रखा था, तो ए यहाँ पे अगर शुरुआत की है तो दूसरे वाले त्रिभुज में शुरुआत डी से करनी पड़ेगी, क्योंकि एक इसके समान है कोण डी के समान है। अब ई अगर यहाँ पे है तो ई के समान क्या होगा, इसमें कोण बी होगा। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिखा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे इतने ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आते, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं रीट में तो, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छे प्रश्न भी करवा दूंगा। जरूरी है कि कुछ अच्छे प्रश्न भी करवाए जाएं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में हैं, तो यह त्रिभुज है। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में हैं, तो ये त्रिभुज कौन सा है, यानी न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है ये, इस अनुपात में भुजाएं दे रखी हैं आपको। तो ध्यान दीजिए हमने तरीका बताया था ज्ञात करने का, क्या कि जब दो भुजाओं के वर्गों का योग
तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है तो वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। और जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो होता है समकोण। और जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग से कम होता है तो वो होता है अधिक कोण। अब पता नहीं आप कहोगे क्या बोल गए सर, चलिए बता देता हूँ ना। त्रिभुज ए बी सी, यहाँ मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको मान लेता हूँ मैं स्मॉल ए, यहाँ पे मान लेता हूँ इसको स्मॉल बी, यहाँ पे मान लेता हूँ इसको सी, स्मॉल सी। ये क्या है यहाँ पे, इनकी लंबाई है, ठीक है, भुजाओं की। अब मैं कह रहा हूँ कि कब क्या होगा उसको मैं पहले समझा रहा हूँ आपको। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे, सी है। ये मैंने मान के चल लिया यहाँ पे, ठीक है, मान लिया मैंने ये ऑलरेडी कि सबसे बड़ी भुजा सी है। अब ध्यान दीजिए कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या है, अधिक है, तो ये वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से कम है तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। अब इसी का यूज करते हुए हम इसे हल करेंगे। यहाँ पे हमें भुजाएं तो नहीं दी लेकिन अनुपात दिया गया है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे, माना पहली भुजा है 3x, दूसरी भुजा है हमारी 4x और तीसरी भुजा है हमारी 6x। अब सबसे बड़ी भुजा ये है हमारी, ठीक है, 6 का गुणा हो रहा है ना इसमें, इसलिए तो इन दो भुजाओं के वर्गों का योग करके देखता हूं मैं, छोटी भुजाओं के। 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर करेंगे, 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। यहाँ पे 6x का स्क्वायर करेंगे तो इनका योग कितना हो गया, 9 और 16 का 25x स्क्वायर। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो यहाँ हो जाएगा 36x स्क्वायर। तो क्या है साथियों, तो मेरे भाइयों हम देखते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी x स्क्वायर से x स्क्वायर तो यहाँ पे कट गया, तो मान जो भी मान आएगा, यानी जो तीसरी भुजा के वर्ग है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से क्या है, कम है। तो ये वाला त्रिभुज हमारा कौन सा हो जाएगा फिर, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा हमारा। चलिए एक बार देख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक ना। जी, तो समझ में आ गया होगा आपके, ये वाला नियम काम में लेके हमने से बड़ी आसानी से ज्ञात कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज खत्म ही कर देते हैं, चलो त्रिभुज के प्रश्न। जी अगला प्रश्न है हमारा कि एक 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंभे समतल पर खड़े हैं। 6 मीटर और 11 मीटर के दो खंभे समतल पर खड़े हैं, समतल पर खड़े हैं, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे आप। यदि उनके पाद 12 मीटर की दूरी पर है, पाद 12 मीटर की दूरी पर है, उनके पाद 12 मीटर की दूरी पर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमें, ये हमें दिया हुआ है और ज्ञात करना है शीर्षों के बीच की दूरी, हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। दो खंबे हैं, मैं खंबे बना देता हूं, एक तो 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है। ये 6 मीटर मान लिया, ये मैंने 11 मीटर मान लिया। पाद 12 मीटर की दूरी पर हैं, यानी ये इनके जो पाद हैं, ये वाले पाद, इनकी दूरी 12 मीटर है। तो उनके शीर्षों की बीच की दूरी क्या है, शीर्ष कहाँ है, ये रहे, और इनकी हमें दूरी वो पूछ रहा है, यानी ये वाली दूरी की वो बात कर रहा है। अब मैं एक रेखा यहाँ पे खींच देता हूँ, रेखाखंड ऐसे,
तो ध्यान दीजिए जब यहाँ पे 12 मीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये दूरी क्या होगी, 12 मीटर ही होगी भाई, बराबर दूरी तो है, दूरी तो बराबर है, चाहे पाद की कहो चाहे इनकी यहाँ तक ही कहो, वहां तक तो बराबर दूरी पे होंगे। तो ये 12 है तो ये 12 मीटर है, ये 6 मीटर की दूरी है, ये क्या है 11 मीटर की है। तो ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे भाई, ये पूरी तो क्या है यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये 11 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है 6 मीटर की है। अब 11 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी हमारी, ठीक है, ये वाली, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ त्रिभुज ए बी सी डी एफ, कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी ए बी की दूरी निकल के आ जाएगी, अगर 11 में से 6 घटाएं तो बिल्कुल निकल के आ जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 5। अब आपको वो याद हो कि 5 12 13 ऐसे 3 4 5, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, ध्यान रखना आप, तो सीधे खंभे खड़े हैं, समतल पर खड़े हैं, तो जब इनके यहाँ पे मैंने रेखाखंड खींचा था, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये 90 डिग्री का ही कोण होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान रखना सीडी और खंभों से कोई भी प्रश्न आए तो इस प्रकार का यहाँ पे जो कोण बनता है ना, वो 90 डिग्री का ही बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो अब हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये आधार है, ये लंब है, ये अलंब है, ये आधार है, कुछ भी मान लो, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, बराबर कितना आ गया 144 और 25 169। AC स्क्वायर बराबर 169, AC बराबर क्या आ जाएगा फिर अंडर रूट 169, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13, तो AC बराबर कितना आ गया 13, यानी शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है उनकी 13 है। ऐसे याद कर लिया करो आप वो, ताकि क्या है बार बार आपको निकालने की जरूरत ना पड़े। कैसे, जैसे 3 4 5, फिर इनके दुगना क्या हो जाएगा 6 8 10, ठीक है, 5 12 13 ऐसे, और इनका दुगना करो तुम, देखो 10 24 और 26, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जी, और अगला प्रश्न है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम है। कर्ण दे रखा है आपको, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण त्रिभुज की छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम है। तो मैंने पहले यहां पे माना छोटी भुजा बराबर है x, छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम है, ये हमको दे रखा है, ठीक है, कर्ण दे रखा है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक हो, और तीसरी भुजा क्या दे रखी है हमें, सबसे छोटी भुजा से सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक, 1 मीटर अधिक। तो ध्यान देना जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ना, तो जिस भुजा के बारे में बात हो रही है भाई, यहाँ पे भी छोटी भुजा के बारे में हो रही है, यहाँ पे भी छोटी भुजा के बारे में बात हो रही है, तो पहले उठा के उस छोटी भुजा को मान लो कुछ। मैंने यहाँ छोटी भुजा को मान लिया x, समकोण त्रिभुज दे रखा है आपको, कर्ण क्या दे रखा है, छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर कम। तो छोटी भुजा क्या है x, x का दुगना, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा x का दुगना क्या हो जाएगा 2x से 1 मीटर कम, तो 1 मीटर कम कर दीजिए -1, ये क्या हो गया कर्ण। तीसरी भुजा क्या दे रखी है हमें, तीसरी भुजा क्या दे रखी है, सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक, सबसे छोटी भुजा क्या है x, x से 1 मीटर अधिक यानी x + 1, और दूसरी भुजा क्या है, वो तो हमें अभी सबसे छोटी भुजा वो दूसरी भुजा ही तो है, वो हमें दे रखी है x, यानी जो हमने मानी थी, ठीक है।
अब क्या ज्ञात करना है ये तो देख लेते हैं। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी? चलिए त्रिभुज बनाता हूं मैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है, कर्ण दे रखा है 2x माइनस एक, एक भुजा दे रखी है x और एक दे रखी है हमें x प्लस एक। तो कर्ण स्क्वायर क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? 2x माइनस एक का स्क्वायर बराबर x प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से अब इसको खोलूंगा। आपको अगर सूत्र पहले मेरी क्लास में देखी हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करूंगा तो 4x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी 2 गुणा 2x गुणा 1, तो माइनस के 2ab बराबर, अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दीजिए, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x और 1 का गुणा करके तो 2x ही आ गया प्लस x स्क्वायर हमको दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर है, इसको यहाँ पे और हल कर देता है हम कि 4x स्क्वायर प्लस 1 2 दूनी 4 यानी माइनस के 4x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और इस 2x स्क्वायर को मैं इधर पक्षांतरण करके ले आता हूँ तो ये हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, इनको इधर पक्षांतरण करके लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 4x और प्लस के 2x इधर लेके आ जाइए, माइनस के 4x प्लस का 2x है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, प्लस का 1 है और इधर भी प्लस का 1 है, इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा? ये इधर प्लस का 1 है और इधर भी प्लस का 1 है, तो ये 1 प्लस का है, इधर इसको लेके आएंगे पक्षांतर करके तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये अपना निकल के आ जाएगा। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर बचे, यहाँ 4 और 2 यानी इसके 6x बराबर 0। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अच्छा 3x बराबर 0, 2 को उधर 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, यहाँ पर भी x कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 3, तो एक तो आ जाएगा x बराबर 0, यानी x का आप 0 में भाग दीजिए तो x बराबर 1 निकल के आ जाएगा हमारा 3। कितना आ जाएगा? 3। तो सबसे छोटी भुजा हमारी क्या रहेगी साथियों? 3 मीटर। क्या आ जाएगी? 3 मीटर। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।